वर्क करती है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड डिप्टी कमिश्नर है, उनका जगह-जगह पोस्टिंग होता रहता था। उनके साथ में मैं भी जाती थी इधर-उधर। तो कहते हैं ना कि जब हम जगह चेंज करते हैं तो हमें बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं क्योंकि जगह चेंज होती है, तो फिर हर जगह हमें सब कुछ नया-नया चाहिए। तो मैं एक ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करती थी। उसके लिए क्या होता था कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि ओनली जो हम जैसे लोग होते हैं उनके थ्रू ही प्रोडक्ट मिल सकता है। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज़ करती थी। मार्केट के प्रोडक्ट मैंने सोचे यूज़ नहीं किए, तो जैसे ही मुझे पता चला कि मार्केट में मोस्टली नकली मिलता है, तब से मैंने मार्केट का साथ छोड़ दिया कि भाई हटो, एटलीस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट में तो मैं मार्केट के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगी। सो मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आता था। हर बार एक नया मेंबर को ढूँढो एंड प्रोडक्ट को खरीदो। तो मैंने क्या किया, वो मुझे किसी ने बोला उस कंपनी को जॉइन करने के लिए, मैं कंपनी जॉइन कर ली। कंपनी जॉइन कर ली, अब मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करने लग गई। तो एज़ अ यूज़र कंपनी में गई थी, ठीक है? वहाँ जाके मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल आखिर होता क्या है और इस मॉडल में हम कैसे वर्क करते हैं और किस तरीके से एक यूज़र, एक कस्टमर भी घर बैठे पैसा कमा सकता है। वहाँ से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पता चला और इसकी पावर समझ में आई। मैंने डिसाइड कर लिया स्कूल लेक्चर नहीं करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का भी जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आओ ना, तो कंपनी का चुनाव अच्छे से करो, क्योंकि ये फिर फ्यूचर का सवाल है ना? अगर अभी आपने एक अच्छी कंपनी का चुनाव कर लिया, तो ये भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छा पैसा कमाओ और आपका फ्यूचर ब्राइट रहे, सेफ रहे, है ना? सो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की पावर तो समझ में आ गई, बट अब मेरे सामने चैलेंज था, जिस कंपनी में मैं ऑलरेडी थी, मैं एज़ अ यूज़र गई थी। बिज़नेस करने नहीं गई थी, एज़ अ यूज़र गई थी। तो वहाँ मुझे समझ में आ रहा था कि यहाँ पे मेंबर्स को जॉइन कराना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ओनली कॉस्मेटिक है। जब कंपनी, पहली बात तो आगे देखो कंपनी लीगल है, इल्लीगल है, तो कंपनी लीगल थी। लेकिन दूसरी कमी थी उसमें, वो ओनली कॉस्मेटिक थी। जब कंपनी ओनली कॉस्मेटिक या ओनली सप्लीमेंट ऐसा कुछ होता है ना, तो जॉइनिंग रेशो बढ़ जाता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है? मैं ये नहीं बोलूँगी वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, सब सारी कंपनीज़ वर्क कर रही है। मैं ये बोलूँगी कि जब कंपनी में ओनली कुछ ही प्रोडक्ट्स होते हैं या ओनली कॉस्मेटिक होते हैं, ओनली सप्लीमेंट होते हैं, तो जॉइनिंग रेशो ऑटोमैटिकली घट जाता है। तो इस वजह से मैं डिसाइड किया कि भाई मार्केट में और कंपनीज़ भी होंगी, तो मैंने गूगल का सहारा लिया। पड़ोसियों का सहारा नहीं लिया। पड़ोसियों का सहारा है ना, आप लोग लेते हो, बट मैं नहीं लेती, क्योंकि पड़ोसियों को क्या नॉलेज होगी? हमारा पड़ोसी थोड़ी ना जानता है। जब भी हम, हमारे घर बच्चा बीमार होता है या कोई भी काम हम करते हैं, एक्सपर्ट्स के थ्रू करते हैं ना, बच्चा बीमार है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, पढ़ाना है तो टीचर के पास जाते हैं, है ना? कुछ और काम करना होता है, सॉरी फोन उठा लेना और बाहर जाके उठाना, और कुछ और काम होता है तो उस एक्सपर्ट के पास जाते हैं। जैसे अभी हमारी गाड़ी टूटी हुई है तो उसको कौन ठीक कर रहा है? जो एक्सपर्ट्स है वो ठीक कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, तो फिर हम एक्सपर्ट्स को कैसे भूल जाते हैं? तो हम चले जाते हैं पड़ोसी के पास, बहन मैंने ये वाली कंपनी ज्वाइन की, बताना कैसी है? वो बताएगी आपको कैसी है, उसको पता है, आपको बताएगी वो, है ना? और रिलेटिव से देखना भाई मैंने ये वाली कंपनी ज्वाइन करी, बताना कैसी है? अरे वो बताएगा क्या? उसको पता है, बताएगा आपको। गूगल सबसे बढ़िया, वहाँ से पूछो ना। तो मैंने गूगल पे गई एंड सर्च किया टॉप 10 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया। वहाँ पे मुझे मोदी केयर का नाम दिखाई दिया। टॉप 10 कंपनीज के नाम मेरे सामने आ गए, लिस्ट मेरे सामने आ गई। जब लिस्ट मेरे सामने आ गई, फिर मैं दूसरा काम क्या किया कि सारे प्लान्स को देखा, सारे प्लान्स को आपस में कंपेयर किया और तब मुझे सबसे जो अच्छा प्लान लगा वो मोदी केयर का लगा। उसके बाद मैंने मोदी केयर प्रोडक्ट की छानबीन की। जब मैं मोदी केयर प्रोडक्ट की छानबीन की तो 14 कैटेगरी में प्रोडक्ट था। जब 14 कैटेगरी में प्रोडक्ट मिल रहा है ना, तो आप सोचो जॉइनिंग रेशो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। न्यूबॉर्न बेबी से लेके 100 इयर्स के मेल और फीमेल दोनों का सामान वहाँ पे मिल रहा था। मैंने कहा यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी बढ़ी है, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, रीजनेबल रेट्स है, एज यूजर कुछ बेनिफिट्स है और कंपनी भी ऑलरेडी स्ट्रांग है, कंपनी का ओनर भी ऑलरेडी स्ट्रांग है, इंडियन कंपनी है और इंडिया की पहली कंपनी है। तो ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए मैंने मोदी केयर को चुनाव किया कि भाई मुझे मोदी केयर में जाना है और मैंने मोदी केयर को अपनी अपलाइन को ढूंढा एंड मैंने मोदी केयर को ज्वाइन कर लिया। मैं मोदी केयर में बन गई मेंबर, ठीक है? और उसके बाद में मैंने बिजनेस की शुरुआत कर दी, ठीक है? सो आप लोगों के साथ में क्या है कि आप लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन तब भी आप में से बहुत सारे लोगों के नखरे समा नहीं रहे हैं। हमें कुछ नहीं मिला था, लेकिन फिर भी हमने कर लिया। जब मैं इस बिजनेस में आई थी, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम था, आप लोगों के साथ में भी होगा कि आप घर के बाहर नहीं जा सकते। उस टाइम पे मोदी केयर में मोस्टली 99.99% या फिर मैं बोलूंगी 100%, बिकॉज़ मेरी जानकारी में कोई भी ऐसा नहीं था जो ऑनलाइन बिजनेस करता हो और मुझे ऑनलाइन करना था, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था घर के बाहर जाना, स्पेशली इस बिजनेस के लिए और छोटे बच्चे को छोड़ के, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था घर के बाहर जाना। तो मैंने डिसाइड तो कर लिया कि ऑनलाइन करना है, बट मेरे सामने एक बहुत तगड़ा चैलेंज था कि करना कैसे है, क्योंकि आज के टाइम पे हम आपको प्रोस्पेक्टिंग सिखा रहे हैं ऐसे बात करो, हम आपको फॉलो अप सिखा रहे हैं कि ऐसे फॉलो अप लो, हम आपको बता रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर है, ये बिजनेस प्लान है, ऐसे काम करना है, इस तरीके से करना है, आपको कितना ज्यादा गाइड किया जा रहा है, कितना कुछ मिल रहा है, ठीक है? मेरे हिसाब से मैं ये बोलूंगी, अगर मैं उस समय को देखूं और आज के समय को देखूं, तो मैं बोलूंगी कि हम आपको 95% प्रोवाइड कर रहे हैं, 95% प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, आप सिर्फ 5% पे काम कर रहे हो, तभी आप नौकरी नहीं संभालेंगे। हमने जब मैं आई थी तो ऑनलाइन का नाम निशान नहीं था कि ऑनलाइन करना कैसे है, कहाँ से लोगों को लाएं, क्या बात करें, कैसे बात करें, प्रोस्पेक्टिंग किसको कहते हैं, फॉलो अप किसको कहते हैं, मीटिंग्स कैसे होती है, तो जूम भी नहीं था, जूम कोई जानता भी नहीं था जब हमने शुरुआत की थी। तो बहुत चैलेंज आया, मतलब ये मान लो कि बड़ी मुश्किल से शुरुआत करी और फिर एक चैलेंज और आ रहा था कि हमें ये बोला जा रहा था कि ऑनलाइन नहीं चलेगा, ये बिजनेस ऑनलाइन नहीं चलेगा। तो मैं बड़ा सोचती थी क्यों नहीं चलेगा ऑनलाइन, है ना? करना ही है इस बिजनेस में, पब्लिक ऑलरेडी यूजर है, उसको स्टॉक चेंज करवानी है, उसको स्टॉक चेंज करनी है, इतना इजी बिजनेस ऑनलाइन क्यों नहीं चलेगा? लेकिन मेरे फ्रेंड बोले थे सिस्टम कैसे क्रिएट करोगी, सिस्टम कहाँ से लाओगी? अब मुझे सिस्टम का मतलब ही नहीं पता था कि कहते क्या है ये लोग। ठीक है, अब समझ में आता है, ये जो हमारी मीटिंग ट्रेनिंग्स है ना, इसको सिस्टम कहते हैं। इसमें प्लगइन करने से ही बिजनेस ग्रो करता है। वो जब जूम आया ना तब मुझे नॉलेज हुई। सो मैंने शुरुआत तो कर दी, पहले तो लीड जनरेट किया, लोग मेरे पास आए, अब वो समस्या थी प्लान बताने की, प्लान बताया, है ना, अपने तरीके से। ये तो हम धीरे-धीरे सीखे कैसे प्लान बता रहा है, क्योंकि पहले कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट।
जब हम रेगुलर किसी काम को कर रहे होते हैं तो अपने आप से परफेक्ट होते चले जाते हैं। पहले गलती करते हैं, फिर दोबारा गलती करते हैं, फिर दोबारा गलती करते हैं। अपनी गलती से सीखते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, अपनी गलती से सीखते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। तो मैंने भी यही किया। प्रोस्पेक्टिंग की वजह से हमसे लोग ज्वाइन नहीं हो रहे थे क्योंकि हमें प्रोस्पेक्टिंग करना आ नहीं रहा था। लेकिन अपनी गलती से सीखा और सुधारा। चलो इस बार इस तरीके से करके देखेंगे, चलो इस बार इस तरीके से करके देखेंगे, ठीक है? ऐसे कर करके अपनी प्रोस्पेक्टिंग क्वालिटी को सुधारा। अब लोग ज्वाइन होना तो स्टार्ट हो गए, लेकिन दूसरा चैलेंज कि लोग है ना ज्वाइन तो हो रहे थे, टिक नहीं रहे थे क्योंकि हम टिका ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमको समझा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता था कि समझाए क्या, कैसे टिकाएं। हमें खुद नॉलेज नहीं थी। फिर हमारी समझ में आ गया कि भैया हमें नॉलेज पे भी काम करना होगा। सब लोगों को लाना ही सफिशिएंट नहीं, लोगों को टिकाना सफिशिएंट जरूरी है और टिकाने के लिए नॉलेज बहुत जरूरी है। जब हम उनको प्रॉपर नॉलेज देंगे, हम उनको सब कुछ बता पाएंगे, है ना? तो फिर वो लोग टिकेंगे। जैसे हम बिजनेस की वैल्यू बता पाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होती है क्या ये बता पाएंगे, मोदी केयर क्या है ये बता पाएंगे, उनका फ्यूचर दिखा पाएंगे, उनको बिजनेस प्लान समझा पाएंगे, है ना? उनका फ्यूचर बिजनेस को दिखा पाएंगे। देखो आप यहाँ काम करोगे तो कल आपका दिन ये रहेगा और फिर रास्ता भी दिखाएंगे कि भैया ऐसे ऐसे चलोगे, इतना कमा सकते, इतना कमा सकते, इतना कमा सकते। तो हम उसको वैल्यू नहीं बता पा रहे थे और वैल्यू हम इसलिए बता पा रहे थे, नॉलेज ही नहीं थी। तो फिर हमने क्या किया, मैंने फिर क्या नॉलेज पे काम किया। मीटिंग्स तो नहीं मिलती थी क्योंकि जूम था ही नहीं, तो यूट्यूब का सहारा लिया एंड हमारे लोकल एरिया में जो भी सेशंस होते थे ऑफलाइन, उनका सहारा लिया और नॉलेज इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। आपको तो नॉलेज बहुत आसानी से मिल रही है, कदर कर लो इसकी, हमें नहीं मिली थी, ठीक है? कदर करो इसकी, आपको मिल रही है क्योंकि जो हमें नहीं मिला वो सब कुछ हमने आपको भर भर के दिया ताकि आपको कोई इश्यू ना हो। ठीक है? कहते हैं ना जिसको जितना मिलता है ना उसको कदर नहीं होती। आसानी से मिली हुई चीजों की कदर नहीं होती और जब वही चीजें मुश्किल से मिलती है ना तब कदर होती है। हमें ये सारी चीजें मुश्किल से मिली है, हमें कदर है, इन सेशंस की कदर है, इस नॉलेज की कदर है, इस प्लेटफॉर्म की कदर है और आपको नहीं है क्योंकि ये सब कुछ आपको आसानी से मिल रहा है, इसलिए कदर नहीं है आपको। ठीक है? तो मैं ये बोलूंगी सबको कि भाई कदर कर लो इसकी। मुझे बड़ी मुश्किल से मिला, तो मैंने अपना नॉलेज इकट्ठा करना स्टार्ट किया, कहीं यहीं से यहाँ से वहां से हर जगह से। उसके बाद में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लोग टिकना स्टार्ट हुए। मैं आपको रियलिटी बताऊं, 9 महीने नहीं चला था, 9 महीने बिजनेस नहीं चला था। शुरुआत में मेरे साथ लोग ज्वाइन नहीं हो रहे थे और अगर ज्वाइन होना स्टार्ट भी हो गए तो टिक नहीं पा रहे थे। 9 महीने बाद मेरी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, बिजनेस टिकना स्टार्ट हुआ। आप में 2-3 महीने में लोग गिव अप कर देते हैं, भैया हो ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है? 2 महीने में गिव अप कर देते हैं, 3 महीने में गिव अप कर देते हैं, 5 महीने में गिव अप कर देते हैं। मैंने गिव अप नहीं किया, 9 महीने मेरा बिजनेस नहीं चला था, लेकिन फिर भी मैं लगी रही, ठीक है? फैमिली की तरफ से भी चैलेंज आ रहा था, जैसे आप लोगों को आता है, कुछ नहीं रखा है इसमें, छोड़ दो, ऐसे बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, पागल बनाने का बिजनेस है, छोड़ो इसे, अपने दूसरे काम पर फोकस करो, छोड़ो इसे। तो फैमिली की तरफ से भी चैलेंज आ रहा था, हर कोई नेगेटिव ही बोल रहा था, कोई पॉजिटिव नहीं बोल रहा था। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज थी कि लवली जा तो कुछ नहीं रहा है ना, लेकिन आने की संभावना है। जब अक्षी मैम 7 लाख रुपए महीने का कमा सकती हैं तो तू भी कमा सकती है, ठीक है? तो मैंने अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट रखा, जब ये कमा सकते हैं तू भी कमा सकती है, ये कमा सकते हैं तू भी कमा सकती है, ये कमा सकते हैं तू भी कमा सकती है। अपने को ऐसे मोटिवेट रखा। घर में बहुत सारे लोगों ने मुझे नेगेटिव बोला था कि नहीं होगा, कुछ नहीं होता, फालतू का काम है, कोई पैसा नहीं आता, बेवकूफ बनाने का काम है, ये है वो है, कुछ नहीं मिलता। लेकिन मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा कि आएगा आएगा आएगा। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। इस तरीके से अपने मोटिवेट रखा। ब्रदर ने क्लाइंट बोली थी मुझे, उस टाइम मुझे 1200 का चेक आया था, 1200 की इनकम आई थी। मुझे बोला 1200 रुपए के लिए तो पूरे दिन लगी रहती है, क्योंकि उस टाइम हम ज्यादा काम करते थे। स्टार्टिंग में ज्यादा काम करना पड़ता है, कहते हैं ना शुरुआत में ज्यादा काम करो, शुरुआत में ज्यादा काम करना पड़ता है, इनकम बहुत कम आती है। बीच में जितना काम उतनी इनकम, बाद में काम थोड़ा और इनकम बहुत ज्यादा। अब मैं उस वाली जगह पे हूँ जहाँ काम बहुत थोड़ा, इनकम बहुत ज्यादा है। एक समय ऐसा था काम बहुत ज्यादा था, इनकम बहुत कम थी, तो वो समय था वो। तो मेरा भाई बोला 1200 रुपए की इनकम आई है, पूरे दिन लगी रहती है। क्योंकि कई बार क्या होता था, हम सुबह 7-8 बजे के लगते थे और रात के 9 भी बज जाते थे, 10 भी बज जाते थे, 11 भी बज जाते थे, कई बार 12 भी बजे है, ठीक है? जिस दिन क्लोजिंग होती थी 12 भी बजा है। तो मेरा ब्रदर बोला 1200 की इनकम पूरे दिन लगी रहती है, मेरे से ले ले छोड़ इसको। मैंने कहा कि मैं जो ये बिजनेस कर रही हूँ ना, ये इस 1200 रुपए की इनकम के लिए नहीं कर रही। आज जो मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं उस इनकम के लिए कर रही हूँ जो मुझे फ्यूचर में आएगी। तो फ्यूचर के लिए आज मैं काम कर रही हूँ। हम हमारे बच्चों को नहीं पालते क्या? बच्चे को शुरुआत में मुश्किल होता है पालना, तो बड़े होकर पालना मुश्किल होता है। बड़े होकर तो खुद चल लेता है वो, खुद खा लेता है वो, खुद पी लेता है वो, स्कूल चला जाता है, सारे काम खुद कर लेता है। तो बड़ा होकर बच्चे का साथ लालना पालना आसान हो जाता है ना। छोटे बच्चे कितना मुश्किल होता है, जितना छोटा बच्चा उतना मुश्किल। ज्यादा छोटा बच्चा उसको ध्यान से उठाएंगे, गर्दन गिर गया उसकी, चोट लग सकती है उसको। थोड़ा और बड़ा बच्चा हो जाएगा तो उसको थोड़ा रफली उठा लेंगे, ऐसे करके रख लेंगे उसको। थोड़ा और बड़ा बच्चा हो जाएगा तो उंगली पकड़ के पैदल चलाएंगे। ये सिस्टम होता है ना, तो बिजनेस के साथ भी यही होता है। शुरुआत में बिजनेस में ज्यादा काम करना पड़ता है ना, और इनकम छोटी सी आती है। लेकिन बाद में आप बिजनेस में जितना काम करते हैं उतनी इनकम आप उठा लेते हैं, और जब बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है तो आप बहुत काम करके भी काफी अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं। तो यही बिजनेस का साथ होता है। बच्चे के मामले में आपको समझ में आता है, लेकिन बिजनेस के मामले में समझ में नहीं आता कि बिजनेस में स्टार्टिंग में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। आपको कुछ नहीं आ भी रहा होता है तब भी मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत कम आ रहा होता है तब भी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये बच्चा बड़ा हो जाता है और बड़ा होके फिर ये आपको बेनिफिट देता है। ये बच्चा बड़ा होता है और ये बच्चा बड़ा होके आपको बेनिफिट देता है। क्लियर पॉइंट? ठीक है ना? तो मैंने उसको यही बोला कि भाई ये जो बिजनेस है ना, ये 1200 की इनकम के लिए नहीं कर रही हूँ। आज जो भी काम मैं कर रही हूँ ना, 1200 की इनकम के लिए नहीं कर रही हूँ। ये आज मैं जो भी काम कर रही हूँ, ये उस इनकम के लिए कर रही हूँ जो मुझे फ्यूचर में आएगी। और आज मैं फ्यूचर में बैठी हूँ, है ना? आज फ्यूचर में बैठी हूँ मैं और लाखों की इनकम एंजॉय कर रही हूँ। और मेरा जो बिजनेस जब ना स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था जब जूम सेशंस आ गए थे तब। तो तब मुझे सिस्टम की पावर समझ में आई, है ना? ये मीटिंग्स ट्रेनिंग जो होती है ना, इनकी पावर मुझे कब समझ में आई, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स बोलते थे सिस्टम से कैसे कनेक्ट करूंगी, सिस्टम से कैसे कनेक्ट करूंगी। मेरे पल्ले नहीं पड़ता था क्या क्या रहे हैं, सिस्टम होता क्या है। उसके बाद में जब जूम आया और जूम कोविड आया, है ना, 9 महीने मेरा बिजनेस नहीं चला। फिर आया कोविड में आए जूम सेशंस, जो हमारे अपलाइन लाते थे बड़े-बड़े लीडर्स, हमारे मनोज मलिक सर, लक्ष्मी मैम, ये बड़े-बड़े लीडर्स जूम सेशंस लेकर आते थे। इन जूम सेशंस में हमने क्या किया,
खुद बैठना स्टार्ट किया और अपनी टीम को बिठाना स्टार्ट किया। मीटिंग्स का जब हम मीटिंग्स में इन्वॉल्व हुए ना, बिजनेस जमना स्टार्ट हो गया। ये है सिस्टम की पावर। इतने सारे सेशंस हम आपके क्यों करते हैं? इसलिए तो करते हैं क्योंकि मेरा बिजनेस जमा तभी जब मैंने खुद मीटिंग्स, क्योंकि उससे पहले तो जूम था ही नहीं, कोविड से पहले जूम था ही नहीं। कोविड आया था, जूम आया तो मीटिंग्स आई तो उसमें हमने इन्वॉल्व होना स्टार्ट किया, अपनी टीम को बिठाना स्टार्ट किया, वहीं से बिजनेस उठता चला गया। मनोज मित्र के सेशंस आते थे, उसमें हम बिठाते थे टीम को। अक्षय मैम के सेशंस भी आते थे, उसमें भी बिठाते थे। अदर सेशंस भी आते थे, उनको भी यूज कर लेते थे। हमने छोटा कुछ भी किसी का भी सेशन आ रहा है यूज किया, वहां पे हमने टीम को बिठाना स्टार्ट किया एंड बिजनेस जमना शुरू हो गया, लोग टिकना स्टार्ट हो गए। तो इसको कहते हैं सिस्टम की पावर। जब हमने मीटिंग्स का सहारा लिया तो बिजनेस जमना स्टार्ट हो गया और फिर बिजनेस तेजी से ग्रो करना स्टार्ट हो गया। बीच में जो चैलेंज भी आए दूसरी कंपनीज के, है ना, दूसरी कंपनीज वाले जो इलीगल कंपनीज होती है स्पेशली बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो बीच में इलीगल कंपनीज के नुकसान वो चैलेंज भी आए कि इलीगल कंपनीज ने हमारी टीम तोड़ी। एक्चुअली हम तो क्या है जाति के हैं, तो हमें तो समझ में आता नहीं है, हमें तो कभी किसी की टीम तोड़ी नहीं है, तो हमसे सारी चीजें पता ही नहीं थी। जब हमारी टीम टूटी तो हमें पता चला कि लोग ऐसा भी करते हैं, दूसरों की टीम को तोड़ के अपनी टीम बनाते हैं, लोग ऐसा भी करते हैं। तब हमें पता चला तो हमने क्या किया, फिर अपना बचाव करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसे गई, ऐसा भी हुआ कि इलीगल कंपनीज की वजह से, और पता है जिन लोगों ने हमारे साथ चीट किया था ना, चीटर्स कभी खुश नहीं रहते, चीटर्स कभी लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करते। तो जिन लोगों ने हमें चीट किया था, जिन इलीगल कंपनीज के लोगों ने हमारी टीम को तोड़ के अपनी टीम को बनाने की कोशिश करी थी, वो सारे चीटर्स आज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, सारे के सारे खत्म, कंपनीज उड़ गई। जो कंपनी हमें परेशान कर रही थी ना, वो कंपनीज भी खत्म हो चुकी है, आज वो कंपनी है नहीं। क्योंकि इलीगल कंपनीज का क्या होता है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, 2 3 4 5 साल टिकती है, चली जाती है, 2 3 4 5 साल टिकती है, चली जाती है। पता नहीं लोगों को दिमाग में ये चीज आती नहीं है क्या कि फालतू में किसी गलत प्लेटफॉर्म पर समय बर्बाद कर रहे हैं। तो जो लोग हमारे यहाँ से गए वो तो तुरंत ही जीरो हो गए, 2 3 4 5 महीनों में जीरो हो गए। और जो लोग उनको खींच के लेके गए थे वो लोग भी खत्म हो गए। मतलब खत्म से मेरा मतलब है बिजनेस में से, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में से खत्म, फिलहाल वो जीरो पर है और वो कंपनीज भी उड़ गई। अब तो कहते हैं ना कंपनी, पहले बात तो लीगल कंपनी में काम करो, क्योंकि इनकम अर्न करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर कोई आपको कह रहा है कि इंस्टेंट इनकम है, ये इनकम है, वो इनकम, तो समझ जाओ इलीगल है, फ्रॉड है। क्योंकि इनकम अर्न करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इनकम अर्न करने का कोई भी ऐसा इंस्टेंट फॉर्मूला नहीं होता, रातों रात कोई अमीर नहीं होता है। इनकम को अर्न करने में, एक अच्छी इनकम में पहुंचने में टाइम लगता है। जितने भी लीगल प्लेटफॉर्म है, जितने भी लीगल काम है, हर एक काम में इनकम, अच्छी इनकम में पहुंचने में टाइम लगता है। कोई कहता है रातों रात अमीर हो जाओगे, इंस्टेंट इनकम का सोर्स है, ये सोर्स है, वो सोर्स है, समझ जाओ फ्रॉड है। फ्रॉड है वो, आपसे पैसे है क्यों भगलिए, आपका भी मतलब करियर खत्म। और उनका भी होना ही होता है, पर वो तो ये सोचता है बेटी गंगा में हाथ धो ले, जब तक धोया जाए तब तक, उसके बाद तो फिर मामला खत्म। ये बात वो जानते हैं क्योंकि कंपनी इलीगल है, ये बात वो जानते हैं क्योंकि कंपनी कभी भी चली जाएगी, पर वो ये सोचते हैं जितने लोगों को ठगा जाए उतने लोगों को ठग लें। तो इस वजह से वो आपको ब्रेन वॉश करते हैं। और हम आपको सैकड़ों बार समझा चुके हैं कि इंस्टेंट इनकम जैसा कुछ नहीं होता है ना, और रातों रात अमीर होने वाला कोई फॉर्मूला नहीं है। आप प्लीज ध्यान से बिजनेस कीजिए। और एक मैं बता देता हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नियम है, एक कानून है, सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर एक पूरी गाइडलाइन बना रखी है। उस गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी कंपनी, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपसे ज्वाइनिंग फीस नहीं ले सकती। अगर कोई कंपनी आपसे ज्वाइनिंग फीस मांग रही है तो समझ जाओ वो इलीगल कंपनी है, सावधान हो जाओ। पहला नियम यही है, बाकी नियम तो सब अलग है। कंपनी प्रोडक्ट बेस होनी चाहिए, सर्विस बेस होनी चाहिए। दूसरा नियम ये है, कंपनी प्रोडक्ट बेस होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए, सर्विस बेस होनी चाहिए, और कंपनी परचेज और रीपरचेज होना चाहिए। और पहला नियम ये है, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपसे ज्वाइनिंग फीस नहीं मांग सकती है। अगर कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन फीस या ज्वाइनिंग फीस मांग रही है तो इलीगल कंपनीज है, ठीक है, तो समझ जाओ उसे। तो ऐसा नहीं है कि हमारी कंपनी, हमें जब हम बिजनेस कर रहे थे तो ऐसा हमारे फ्लो में बिजनेस चला था, ऐसा नहीं हुआ था। दूसरी कंपनी के चैलेंज हमें आए थे, दूसरी कंपनी से हमारी टीम तोड़ी थी, हम डाउन भी गए थे, फिर वापस अप गए, फिर डाउन गए, फिर अप गए। जैसे मेरा 14,000 का पे आउट था उस टाइम पे, और एक गंदी सी कंपनी ने हमारी टीम को तोड़ दिया था। बहुत सारी टीम हमारी टूटी थी, मैं काफी नीचे आ गई थी, मेरा 14,000 का जो इनकम था वो 7,000 हो गया था, लेकिन मैं हारी नहीं। क्योंकि इंडिया में लोगों की कोई कमी नहीं है, लोग ही लोग है ना। इंडिया में लोगों की कोई कमी नहीं है, लोग ही लोग है। अगर कोई चीज टूटी है तो दोबारा खड़ी हो जाएगी, है ना। टीम अगर टूट गई है तो दोबारा बन जाएगी। आज मैं 14,000 के चेक से 7,000 के चेक पे पहुंच गई, आज मैं 3,28,000 के चेक पे हूं, 3,28,000 के चेक में तो कहां से कहां पहुंच गई, है ना। तो लोगों की कोई कमी नहीं है, आप जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। जिसके भाग्य में लक्ष्मी होगी वो टिकता जाएगा, टिकता जाएगा, टिकता जाएगा, टिकता जाएगा। वो भी कमाएंगे, आप भी कमाओगे, वो भी कमाएंगे, आप भी कमाओ। सिंपल सी बात है, पॉइंट क्लियर है। कोई कर रहा है ठीक है, कोई नहीं कर रहा है ठीक है, जो करेगा वो कमाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं कमाएगा। आपका काम है लोगों को लाना, लाते जाओ, 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 जितना ला सकते हो उतना लाते जाओ, ठीक है। जिनके भाग्य में लक्ष्मी होगी ना, जिनके भाग्य में लक्ष्मी होगी ना, वो टिकते जाएंगे, टिकते जाएंगे, टिकते जाएंगे, पैसा कमाते जाएंगे, कमाते जाएंगे, कमाते जाएंगे, कमाते जाएंगे, कमाते जाएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, जिसके भाग्य में होगी उसको मिल जाएगी, और जिसके भाग्य में नहीं होगी उसको तो कुदरत कोई ना कोई बहाना बना के बिजनेस से बाहर निकालेगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि भाग्य में नहीं है तो कैसे मिल जाएगा। तो जिसके भाग्य में लक्ष्मी नहीं होगी उसको कुदरत कोई ना कोई बहाना बना के बिजनेस के बाहर निकाले ही निकालेगी, ठीक है ना। क्लियर पॉइंट। सो आपको बस क्या करना है, टिके रहना है, बिजनेस में आगे बढ़ते रहना है। अप डाउन आएंगे, बिजनेस ऊपर भी जाएगा, हो सकता है नीचे भी आ जाए, ऊपर जाएगा, हो सकता है नीचे आ जाए, ऊपर जाएगा, हो सकता है नीचे आ जाए, लेकिन फिर भी आप ऊपर जाओगे। क्योंकि आज मैं कई बार टूटने के बाद भी, टीम कई बार टूटने के बाद भी आज मैं 3,88,000 के पे आउट पे हूँ। बहुत जल्दी ये पे आउट 4 लाख क्रॉस करेगा, 5 लाख क्रॉस करेगा, 10 लाख क्रॉस करेगा। तो महिलाओं के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपको मतलब प्रॉपर तरीके से बिजनेस को करना चाहिए। ओके, हाँ जी, सुबिंदर जी लगातार लग रही। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत सारे आपने
उनका कहना नॉलेज थे, क्योंकि आपको यहाँ पे मेंबर्स आपने ध्यान दिया होगा कि मैम ने जब स्टार्ट किया तो मैम को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। छोटे बच्चे की तरह, जैसे अब हम अपने आप को ना जब अपने स्टार्टिंग करा था ऐसा हो रहा था पता नहीं कामयाब होंगे या नहीं होंगे और कैसे करेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस, यानी कि हमें कॉल पे बात नहीं करना आ रहा, लोगों को प्लान समझाना नहीं आ रहा, बहुत सारे चैलेंजेस थे। मैम को भी चैलेंजेस दिखे, मैम की छोटे बच्चे की तरह ये सोच लिया कि जो मुझ में नॉलेज है वो मुझे अभी नहीं नॉलेज है, मोदी की नॉलेज नहीं है, मोदी की नॉलेज के लिए ना तो मैम लेक्चरर जॉब भी कर सकते थे, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते थे, पढ़े लिखे हैं कुछ भी कर सकते थे, लेकिन मैम मोदी की नहीं कर रहा, बाय चॉइस जो करा, मैंने जैसे बताया खुद ने अपनी ऑनलाइन होंगी, तो बहुत कुछ मतलब इसमें अचीवमेंट देखी तब ज्वाइन करा, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस आए, उसको छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करा कि मैं एक ही चीज में सीखूंगी, आगे बढ़ूंगी, सीखूंगी, नॉलेज की कमी नहीं रखी, जो ऑनलाइन सेशंस लेने पड़े, ऑनलाइन लेने पड़े, अपनी टीम को भी साथ साथ लेके चले। उन्होंने बताया जैसे अक्षय मैम की मीटिंग हो, चाहे मनोज मैम की मीटिंग हो, चाहे मैनेजमेंट टीम की मीटिंग हो, खुद भी ज्वाइन करा और अपनी टीम में भी ज्वाइन करवाया। तो जहां पे नॉलेज बढ़ने लगती है वहां पे टीम भी बढ़ने लगती है ना। सही सिस्टम देखो, आप खुद नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मीटिंग्स खुद नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पे ज्वाइन कर रहे हो वहां पे अपनी टीम को लाना स्टार्ट कर। आज भी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, लेकिन बहुत सारी टीम अभी भी आपकी ज्वाइन नहीं है, तो ये गलत बात है। जहां पे हमें लगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमें जाना चाहिए। तो चलो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं, लेकिन हम नेक्स्ट क्वेश्चन मैम से करना चाहेंगे कि मैम क्या, जैसे कि आपने अगर एक कॉस्मेटिक कंपनी के साथ भी ज्वाइन करा था, तो जब यहाँ आए तो क्या यहाँ से आपके पास में कोई टीम थी या जीरो से स्टार्ट करा? मोदी में पहले तो मुझे ये क्वेश्चन क्लियर करें कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, अगर जीरो से स्टार्ट करा है तो ये सारी सक्सेस कैसे, ऐसे सारी सक्सेस कैसे काम करने का क्या तरीका है, कैसे आपने करा? देखिए मैंने जीरो से ही स्टार्ट किया है। पहली बात तो हमारी टीम में बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं और आइडिया एक्टिवेट करने में इतना सारा लंबा समय ले लेते हैं। कीमती क्या है? टाइम या कुछ और? बताओ क्या चीज कीमती है? ऑब्वियसली टाइम कीमती है और आप टाइम की अति की बर्बादी करते हो। मैंने कभी नहीं की। 26 जुलाई की मेरी ज्वाइनिंग थी और आप में से बहुत सारे लोगों को मैं बता दूंगी कि मंथ एंड में ज्वाइन करके पता क्या कहते हैं, अरे मैडम मंथ एंड चल रहा है, अगले महीने में परचेज करेंगे। बहुत सारे मोहल्लों में कहते हैं हमारे घर में राशन भरा पड़ा है, अगले महीने में परचेज करेंगे। ठीक है, अब आपको देखो मैं जब इस बिजनेस में आई थी ना तो मैं ज्यादा राशन देखा, क्योंकि वो कोई मायने नहीं रखता, भरा है चाहे नहीं भरा है, चाहे हमारे फ्री में सामान आता है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं हमारे तो सामान किराना स्टोर है, मतलब ये भी कहते हैं हमारे फ्री में आता है। ये भी कह सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने नहीं देखा कि हमारे यहाँ सामान भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है, कितने का आता है, कैसा आता है, कुछ नहीं देखा। बिजनेस करने आई थी, बिजनेस के जो नियम थे वो सारे फॉलो किए। पहला नियम ये था कि ज्वाइन करो, तुरंत आईडी एक्टिवेट करो। वही किया मैंने। 26 जुलाई को ज्वाइन किया और 28 जुलाई को मेरा खुद का ऑर्डर प्लेस हो गया था और 3000 का ऑर्डर प्लेस किया था मैंने। ये नहीं कि मैं ये चीज भरी हुई है, वो चीज भरी हुई है, मैं तो नहीं लूंगी ये और वो। बिजनेस करने आई थी, नियम को फॉलो किया। सो पहला मैंने काम किया कि मेरा ऑर्डर तुरंत हो गया, आईडी एक्टिवेट तुरंत होगी 2 दिन के अंदर अंदर। दूसरा मेरी क्लाइंट बोली कि लवली 10% लेवल अचीव कर लो, फास्ट स्टार्ट 10% हो जाएगा तो तुम बहुत अच्छे से मतलब पहले महीने से अच्छा बेनिफिट लेना स्टार्ट कर दोगी मैम। ठीक है, तो मैंने पहले महीने में 10% लेवल अचीव कर लिया। मैंने अपने ब्रदर को ज्वाइन कराया, एक अपनी दोस्त थी उसको ज्वाइन कराया, एक और थी उसको भी एक दोस्त और उसको ज्वाइन कराया, तीनों ऑर्डर प्लेस करवाया, अपना 10% लेवल अचीव कर लिया। पहले महीने में 31 जुलाई को 10% लेवल अचीव हो गया था एंड मेरी इनकम थी 289 रुपए। इस इनकम के साथ मैंने शुरुआत की थी। उसके बाद फिर हम ऑनलाइन उतरे, है ना, मतलब जैसे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं एक और आता है, मैंने पहले लीड जनरेट करने फोकस किया और आज जैसे बहुत सारे मान लो हम भैया आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, हमारी तरफ से बोनस है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे ऊपर डिपेंड हो जाओ, है ना, वो जो डिपेंड होगा ना वो ग्रो नहीं करेगा। मैंने खुद एक चीज नोटिस करी है कि जो इंसान खुद से लीड जनरेट करते हैं ना वो जल्दी ग्रो करते हैं और जो अपने पे डिपेंड रहते हैं ना वो जल्दी ग्रो नहीं करते। ठीक है, सो मैंने डे 1 से खुद से सारे काम किए। मैंने पहला जो काम किया वो मुझे क्या था, लीड जनरेट करनी थी, क्योंकि बिना लीड जनरेट करे तो हम बिजनेस में आगे बढ़ नहीं सकते थे। तो मैंने पहले महीने में खुद परचेज कर लिया। मैंने ये सामने लगा कि पहले कमाऊं फिर पैसा अर्न करूं, ऐसा नहीं था। पहले मुझे मतलब पहले पैसा मुझे आए फिर मैं लगाऊं। आप लोगों का एक ड्रामा बहुत रहता है कि पहले आएगा फिर लगाएंगे, पर मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने पहले लगाया, मैंने सबसे पहले लीड जनरेट करने का काम किया और मैं सबको ये बोलूंगी कि सबसे पहला जो काम है वो लीड जनरेट करने का वो करो, लेकिन वो आप नहीं करते हो। तो मैंने फर्स्ट लीड जनरेट करने का काम किया, मैंने ग्रुप परचेज किया, वहां से लीड जनरेट करी। लीड जनरेट करके मैंने उनको प्लान बनाना स्टार्ट किया, जिसमें मैं फ्लॉप होती चली गई, लेकिन फिर मैं बताती चली गई और फिर फाइनली मैं सीख गई। एंड फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट जो काम किया फॉलो था। मैंने अपना काम रेगुलर करती थी, रेगुलर, चाहे रिजल्ट आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, चाहे आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, रिजल्ट आए चाहे नहीं आए, पर मैंने अपना काम करना नहीं छोड़ा। मैं काम अपना रेगुलर करती थी, मुझे रेगुलर लीड जनरेट करनी थी, रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग करना था, रेगुलर फॉलो अप लेना था, रेगुलर सारे काम करने थे, चाहे रिजल्ट आ रहा था चाहे नहीं आ रहा था। 9 महीने तक लगी रही मैं, फाइनली रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया ना, उसका नतीजा आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। ठीक है ना, सो आप जो भी काम करते हैं ना रेगुलर करें। लीड जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करें। ये हिसाब किताब न लगाएं कि पहले हम कमाएंगे फिर खर्च करेंगे, ऐसा कहीं नहीं होता है, नौकरी में भी नहीं होता, घर में भी नहीं होता है। दही जमाने के लिए भी इतनी सी मात्रा में दही डालना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर हैं जहां आपको बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट के साथ में आप इस बिजनेस को कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप करो ही मत इन्वेस्टमेंट, तो गलत बात है ना। लीड जनरेट करना नेसेसरी है सभी के लिए, कंपलसरी है सभी के लिए, और जो इंसान खुद से लीड जनरेट करते हैं ना जल्दी ग्रो करते हैं, क्योंकि लीड्स प्रॉपर तो बिजनेस प्रॉपर। अगर आप उठ नहीं पा रहे हो ना तो आपकी कमी है, किसी और की नहीं है। लीड के लिए बैठे तो अप्लाई देख करेंगे, नहीं देख नहीं करेंगे, मैं लीड तो देते नहीं हूं, है ना। आप नंबर तो दे नहीं रहे हो, आप नंबर दो तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पैसा कमाओगे तो हमें दे दोगे, कितने लोग अकाउंट पैसा डाल देंगे। ये तो हमारा सपोर्ट है, हमारा प्यार है जो हमको लीड में सपोर्ट कर देते हैं, अदरवाइज कोई नहीं करता है।
ठीक है, ये हमारा सपोर्ट है, हमारा प्यार है आप लोगों के लिए, हमारा बोनस है आप लोगों के लिए, एक्स्ट्रा है आप लोगों के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे ऊपर डिपेंड हो जाओ, और डिपेंड होंगे आप नुकसान उठाओगे। सो काम मैंने प्रॉपर तरीके से किया, रेगुलर लीड जनरेट करना, प्रॉस्पेक्टिंग करना, फॉलो अप करना। फिर जब मीटिंग्स आ गई, जब जूम की जानकारी हुई, मीटिंग्स आ गई, तो हमने जूम सेशंस भी स्टार्ट कर दिए। मैंने बहुत छोटे लेवल से जूम सेशन स्टार्ट कर दिए थे। बिजनेस अपॉर्चुनिटी का सेशन तैयार किया, उसको रेडी किया, डिजाइन किया, उसको रेडी किया एंड स्टार्टिंग कर दी। तो बहुत छोटे लेवल से ही मैंने जूम सेशन स्टार्ट कर दिए थे। मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया कि अभी नहीं करूंगी, तब नहीं करूंगी, अपना काम प्रॉपर तरीके से किया। एंड मैं आपको बता देती हूँ, कुछ मैंने रूल्स जरूर फॉलो किए। एक तो मैं 100% यूजर हूँ, मैं अपने घर का सामान मोदी घर से लेती हूँ। ऐसा जिस महीने से मैंने ज्वाइनिंग की ना, उस महीने से लेकर आज तक ऐसा कोई महीना नहीं गया जिस महीने मेरा ऑर्डर नहीं प्लेस हुआ हो। एवरी मंथ मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं 100% यूजर, 100%। यानी मेरे घर में अगर कोई सामान मोदी केयर में मिलता है तो मोदी केयर से ही आता है, मार्केट से नहीं लाते। तो पहला नियम मैंने ये फॉलो किया कि मैं खुद 100% यूजर बनी, क्योंकि मार्केट से लेके मुझे क्या फायदा, मोदी केयर से लूंगी तो मुझे फायदा होगा। और फिर जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसके प्रति हमें लॉयल होना चाहिए ना। काम होगा मैं मोदी केयर में लॉयल मार्केट के लिए, तो बढ़ जाएगा आगे, ऐसा तो आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। तो फर्स्ट मैं 100% यूजर बनी। सेकंड, हमने काम रेगुलर किया, रेगुलर काम किया, ब्रेक नहीं लिए काम में। मैं किसी और चीज में ब्रेक ले सकती हूँ। मैं अगर मेरा काम कंप्लीट हो गया है तो मार्केट जाऊंगी, अगर मेरा काम कंप्लीट हो गया है तो मैं कोई और काम करूंगी, अदरवाइज मैं काम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। मैंने तो ब्रेक लिया काफी बार। क्या आपसे मेरी बात होती थी, आप कहते थे मैं आज खाना भी नहीं खाया सुबह से, तो खाने में भी ब्रेक बहुत बार लिया मैंने। खाना भी, हाँ बिल्कुल, खाना भी कई बार नहीं खाया काम के पीछे। मतलब मैंने काम को ज्यादा प्रायोरिटीज दी है ना, मैंने खाने को प्रायोरिटीज दी, ना बच्चे के खाने को प्रायोरिटीज दी, ना घर को प्रायोरिटीज दी। मैंने जो हो रहा है सब होने दो, फिलहाल बिजनेस फोकस कर लेते, फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, फिर सारे काम प्रॉपर तरीके से होंगे। फिर मेड करेंगे, मैं क्यों करूंगी, फिर मेड करेंगे, मैं मेड करती है। आज मेरे घर में खाना बना रखा है, मेड ने बना रखा है, घर के साफ सफाई मेड करती है, सारे काम मेड करती है। तो वो समय मैंने निकाल लिया है ना। सो सबसे इंपॉर्टेंट कि रेगुलर वर्क किया, काम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, है ना। पहले काम बाकी और कुछ, है ना। कपड़े लेने भी नहीं जाने कोई जरूरत नहीं है, रिपीट कर लूंगी कपड़ों को, लेकिन पहले काम बाकी और चीज, ठीक है। सो रेगुलर वर्क किया, जो आपको बताया जाता है कि आप प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, फॉलो कीजिए, मीटिंग्स कीजिए, लीड जनरेट कीजिए। एंड देखो एक चीज और बताना चाहूंगी, स्पेशली लीडर्स के लिए बोलना चाहूंगी कि लीडर्स है ना, बिजनेस को जमा जमा के नहीं करते हैं, जमा जमा के करो बिजनेस को। मेरा एक नियम है, मेरा खुद का कुछ नियम है। तो एक रूल मेरा ये भी है कि मैं किसी लेग पे जब काम करती हूँ ना, तो कोई जैसे हम लेग पे काम कर रहे हैं तो उस लेग को पहले हम निकालते हैं डायरेक्टर, ठीक है। जब वो लेग डायरेक्टर निकल जाते हैं तो हम फोकस करते हैं उसकी अपनी खुद की एलबी पे। जब हमारी एलबी निकल जाती है तब हम फोकस करते हैं उसकी एलबी पे, है ना। हम टाइटल्स के पीछे नहीं भागते, हम भागते हैं बिजनेस को जमाने पे। क्योंकि आप मुझे खुद बताओ, एक तो होगी फूस की झोंपड़ी, है ना। फूस आप समझ गए होंगे ना, वो पत्ती पत्ती से होती है। तो एक तो होती है फूस की झोंपड़ी, और एक होता है मजबूत मकान, है ना, और एक होता है मजबूत बिल्डिंग, 10 मंजिल की बिल्डिंग, 20 मंजिल की बिल्डिंग। तो जितना बड़ा उसको उतना टाइम लगता है बनने में, है राइट, उतना टाइम लगता है। अगर हम किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग को बनाने वाले हैं तो उसकी गहराई में हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। तो मैं बिल्डिंग के हिसाब से काम करती हूँ, क्योंकि मुझे ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो उसकी गहराई में काम करती हूँ। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि बिजनेस को जमा जमा के करो, टाइटल के पीछे मत भागो, आगे भागोगे पीछे गिरता चला जाएगा, ठीक है। बिजनेस को जमा जमा के काम करो। जैसे कि शुरुआत में ज्यादा काम करो, तो शुरुआत में आपको 2-3 लेग पे एक साथ वर्क करना पड़ेगा, बाद में एक एक लेग करते जाओ, बिजनेस बढ़ाते जाओ, एक एक लेग करते जाओ, बिजनेस बढ़ाते जाओ, ठीक है। और हर एक लेग पे ऐसे काम करो कि पहले मैं आपने लेग डाल दी, लेग आपकी स्टार्ट हो गई, उसमें आपको 3 से 4 लोग काम करने वाले मिल गए। अब 3 से 4 लोग काम करने वाले मिल गए, अब आप उसमें डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर निकालो उसको। देन उसके बाद में उस मेंबर को एलबी निकालो, उसके बाद में उसकी भी एलबी निकालो। उसको कहते हैं मजबूत स्ट्रक्चर, क्योंकि जब हमारी टीम की जेब में पैसा आएगा ना, तब मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा होगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो मेरा काम करने का ये तरीका भी है कि मैं टीम जमा जमा के काम करती हूँ, टाइटल्स के पीछे नहीं भागती, इनकम के पीछे भागती हूँ, और अपनी इनकम के साथ साथ अपनी टीम की इनकम के पीछे भी भागती हूँ। क्योंकि जब हमारी टीम में इनकम आएगी ना, तो हमारा एक मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा होगा, एक ऊंची बिल्डिंग खड़ी होगी, और ऊंची बिल्डिंग में हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। या फिर आपको पता है जितनी ऊंची बिल्डिंग उतने ज्यादा फ्लैट्स, उतना ज्यादा सब कुछ, है ना। तो मैं इस चीज के ऊपर काम करती हूँ। तो एक मेरा ये तरीका भी है, ठीक है। और क्या टिप्स दूं, मैंने तो बताई थी कि मैं रेगुलर काम करती हूँ, 100% यूजर हूँ, टाइम की बर्बादी बिल्कुल नहीं करती हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस को देती हूँ, सही स्ट्रक्चर पे काम करती हूँ, अपने साथ साथ अपनी टीम की इनकम पे भी काम करती हूँ। अपनी टीम की इनकम पे जरूर काम करें, अपने साथ साथ अपनी टीम की इनकम पे भी काम करें। अपने बारे में ना सोचे, अपनी टीम के बारे में भी सोचें, क्योंकि वो आपके पीछे है, ठीक है। तो अपने साथ साथ अपनी टीम की इनकम पे भी काम करें, ओके। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ बट कुछ कह नहीं रही हूँ और मुझे पता है कि जैसे लोग ये ऐसे करके चल रहे हैं ना, ये वाला जो ये कर रहे हैं, फैला रहे हैं, इससे फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि अगर बिजनेस जमेगा नहीं तो उसकी झोपड़ी उड़ जाती है ना, ऐसे उड़ भी सकता है। शायद हमको लीडर्स को मेरी बात क्लियर हो गई हो, तो फिर तुम्हारी समझ में आ गई ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तुम नहीं कहना चाह रही, तुम तो जमा क्या करती हो, मेरी तरह काम करती हो तुम तो। जी मैडम, जैसा आपने हमें बताया कि एलबी पे फोकस, लेकिन टीम की इनकम पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो आज आपकी ही गाइडलाइंस से ही हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा इनकम कमा पा रही है। और अगर वही चीज हम अपना देखते कि हमारा टाइटल बढ़ जाए, नेक्स्ट टाइटल आ जाए, हाँ टाइटल बढ़ा लेते, लेकिन टाइटल बढ़ने से टीम को इनकम नहीं आती, टीम को इनकम नहीं आती तो वो लेटर आपकी कभी भी जा सकती है। तो चाहे आप न्यू लीडर है, आपका ये जब आपने ये सोच लिया टीम को इनकम आई, मेरे भरोसे पे मेरी टीम आई, मुझे उसको सक्सेस कराना है, जब आप दूसरों का भला सोचोगे ऑटोमेटिक आपका भला होता चलेगा।
तो मैंने ध्यान से मैम की बातें सुनी होगी, तो मैम ने क्या बोला कि मैं डेली वर्क करती हूँ, है ना। मैम का कहने का मीन है कि काम मैम के हाथ में, मैम हमेशा बोलते हैं कि काम मेरे हाथ में, जितना काम मैं कर सकती हूँ करूंगी, और रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन आपकी सोच अच्छी है, अच्छे से काम करोगे तो रिजल्ट भी अच्छा ही मिलने वाला है, ठीक है। आज डेली वर्क कर ले, जो सोचते हैं कि नहीं जब मेरा सारा का काम हो जाएगा तब करेंगे, जो मोदी के पार्ट टाइम में कर रहे हैं। पार्ट टाइम मतलब एक होता है पार्ट टाइम में कि हमारा 24 घंटे में हम 2-3 घंटे निकाल रहे हैं वर्क करने की, एक होता है कि हम सारे काम फिनिश करके उसके बाद इसको टाइम देते हैं बचा कुचा लेजर टाइम, तो वो गलत है। तो अपने इस काम को भी वैल्यू दें, क्योंकि अगर आप इसको वैल्यू देंगे तभी आपको वैल्यू देगा। नहीं, मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कितना काम करना चाहिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले देखेंगे घर, फिर देखेंगे बच्चा, फिर देखेंगे और सारी चीजें, तब लास्ट में मोदी जी को देखते हैं। तभी आपने बोला ऐसा लोग करते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी, बस सिंपल सा एग्जांपल है और आपके क्लियर हो जाएगा। आप जितना कम समय दोगे उतना आपको प्रॉब्लम होगा। देखिए, मैं यहाँ रहती हूँ जयपुर में और मैं जाना चाहती हूँ दिल्ली, ठीक है। अगर मेरी गाड़ी की स्पीड रहेगी 120 तो मैं जल्दी पहुंचूंगी, गाड़ी की स्पीड रहेगी 100 तो थोड़ा देर से पहुंचूंगी, और गाड़ी की स्पीड अगर मेरी रहेगी 60 तो बहुत लेट पहुंचूंगी। यही बिजनेस का नियम है, जितना ज्यादा आप टाइम दोगे उतनी ही जल्दी आप यहाँ पे सफलता हासिल करोगे। जितना कम टाइम दोगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा आपको सफलता हासिल करने में। कम टाइम ज्यादा समय लगेगा सफलता हासिल करने में, यानी कि अगर आप 2 घंटे देते हो, 3 घंटे देते हो, 4 घंटे देते हो, हो सकता है आपको 2-2.5 साल लग जाए। अगर आप ज्यादा समय देते हो उसी अचीवमेंट को लेने में आपको 1 साल का समय लगेगा, है ना, 1.5 साल का समय लगेगा। तो ये होता है अंतर, क्योंकि अगर आप टाइम ज्यादा दे दोगे तो आप सफल जल्दी हो जाओगे। मैं तो यही बोलूंगी कि टाइम ज्यादा दो। और मनोज वाले सर भी कहते हैं कि पहला साल 9 से 9 करो, पहला साल 9 से 9 करो, बाद में तो इजी हो ही जाता है। और बिजनेस है ना कछुआ चाल के लिए नहीं है, बिजनेस खरगोश चाल के लिए है। लेकिन खरगोश वो वाला बनना जो रुके नहीं रास्ते में, क्योंकि हर एक ब्रेक आपको जीरो पे ले आता है, ठीक है। खरगोश आपको कौन सा वाला बनना है, जो लगातार चलता जाए, दौड़ता जाए, दौड़ता जाए, दौड़ता जाए, दौड़ता जाए, दौड़ता जाए, वो वाला खरगोश बनना है। कछुआ चाल के लिए मेरे हिसाब से बिजनेस नहीं है, बिकॉज हम तो 6 महीना, साल भर, 1.5 साल बिना इनकम के टिक लेंगे। क्या टीम टिक जाएगी? आप टिकोगे? क्या टीम टिकेगी बिना इनकम के 1.5 साल? क्या टीम टिकेगी बिना इनकम के 1 साल? क्या टीम टिकेगी कम इनकम? बिना इनकम तो खैर नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि इनकम तो यहाँ सेल्फ परचेज से स्टार्ट हो जाती है। इनकम सेल्फ परचेज से स्टार्ट हो जाती है और टीम में जो भी बिजनेस वॉल्यूम बन रहा है उस पर इनकम आती है। लेकिन क्या कम इनकम के साथ में आपकी टीम 1 साल तक टिक सकती है? नहीं टिक सकती है ना। फिर कछुआ चाल क्यों? फिर खरगोश चाल चलो ना। लेकिन खरगोश कौन सा वाला, जो रुके नहीं, जो ब्रेक नहीं ले, वो वाला खरगोश बन। मेरे साथ पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। यस मैम, बिल्कुल क्लियर हुआ है। और अब हम आपसे मैम जानना चाहेंगे कि हमारे साथ बहुत सारी हाउसवाइफ हैं और उनका कहना है, मेरे खुद की टीम में भी बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, बच्चों वाली हैं, तो कहते हैं कि बच्चे मेरे छोटे हैं, लेकिन बच्चे एक चैलेंज है। तो आपने भी जब वर्क स्टार्ट किया, छोटी सी बच्ची के साथ स्टार्ट किया था, तो क्या बच्ची आपके लिए चैलेंज रही है? तो इसके बारे में महिलाओं को या हमारे साथ जो पेरेंट्स हैं उनको क्या आपको मैसेज देना चाहेंगे? देखो, बच्चे का बहाना है ना, बच्चे सबके हैं, फैमिली सबकी है, घर सबका है, ठीक है, सारे चैलेंजेस सबके हैं, सबकी लाइफ लगभग एक जैसी होती है, मुझे लगता है ज्यादा अंतर होता है, ठीक है। बट आप बहाना लेते हो, आप मैं कह रही हूँ बच्चों को रफन टप्पा लो। क्यों बच्चा को आपने, बच्चा हो रखा है 10 साल का और माँ हाथ से खाना खिला रही है, भाई उसको रफन टप्पा लो, प्लेट रखो, अपने आप खा लेगा, है ना। सो यहाँ पे एक्चुअली बच्चे प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे माताएं है ना, वो प्रॉब्लम है, वो बच्चों को उस हिसाब से पाल नहीं रही है, ठीक है। हमारी टीम में कितने लोग हैं, हमारी टीम में अभी आप उनको देख लो, नीतीश सिसोदिया जी को, जैसे ही उनकी डिलीवरी हुई, डिलीवरी के तुरंत बाद शायद 1-2 महीने बाद ही बिजनेस वापस आ गई और बच्चे को गोद में रख के उन्होंने मीटिंग्स ली है ना। आप सुप्रिया श्रीवास्तव को देख लो, जब प्रेगनेंसी थी तो प्रेगनेंसी में मैं एक बार फरवरी की बात है मीटिंग ले रही थी, मीटिंग में मैंने देखा सुप्रिया श्रीवास्तव बैठी हुई है और मुझे पता था कि डिलीवरी होने वाली है। तो मैंने कहा कि आप डिलीवरी के जाने वाले थे ना, बोली कल जाऊंगी। तो डिलीवरी से एक दिन पहले सेशन ले रही थी, है ना, और लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में काम नहीं होता है। और उसके बाद में जब डिलीवरी हो गई तो 1 या 2 महीने बाद रिटर्न हो गई बिजनेस में। और छोटे बच्चे के साथ कैसे भी किया, बच्चा ऐसा नहीं है कि बच्चा शरारती नहीं है, अति की शरारती आवाज पीछे से आती रहती है ना, अति की शरारती बच्ची है, लेकिन बच्चे के साथ में भी उन्होंने बिजनेस को किया, है ना। मयूरी, जब मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, तो ऐसा नहीं है बच्चा चैलेंज नहीं होता है। एक और पर्सन है जो हमारे बिजनेस में नहीं है, लेकिन मैं उनको जानती हूँ, उन्होंने बिजनेस की शुरुआत ही डिलीवरी के बाद करी, उन्होंने बिजनेस शुरुआत डिलीवरी के बाद करी। वो 3 महीने का बच्चा था, उसको सोता रहता था, वो बोर होती रहती थी, तो करें क्या करें, तो उन्होंने 3 महीने के बच्चे के साथ बिजनेस की शुरुआत करी थी और आज लाखों के पे ऊपर है, ठीक है ना। तो बच्चा चैलेंज नहीं होता है, एक्चुअली चैलेंज माताएं होती हैं, उनके पालने का तौर तरीका होता है। बच्चे को गोद में रखेंगे, बच्चे को हाथों से खिलाएंगे, बच्चे का सारे काम करेंगे, बच्चा इंडिपेंडेंट कैसे बनेगा? फ्री छोड़ो उसको। मैं तो 3 साल की 4 साल की सामने पेट देती थी, खा ले और छोटी थी तो लाना पड़ता था, बड़ी होने के बाद वो भी नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। तो ये तो मेरे हिसाब से जो करना चाहे वो कर सकती है, जो बहाना लेना चाहे वो बहाना ले सकती है। मेरे हिसाब से उसको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मम्मियाँ, बहुत सारी मम्मियों से बात करती हूँ मैं, और जब उनकी सुनती हूँ तब मैं कहती हूँ बच्चे को तुमने बिगाड़ा है, बच्चे को तुम अगर ऐसे ट्रीट करोगे तो ऐसे ही ट्रीट करवाएगा। अब की बार अगर कुछ हो तो उसको नहीं पालना। ओके, तो बच्चे इस चैट में भी मैसेज आया है नाहिदा खातून मैम का कि 3 बच्चों के साथ में भी करती हूँ काम और अच्छी इनकम है। ये बहुत अलग ही रियलिटी है, क्योंकि मैम मेरी टीम से आज 45 से 50 हज़ार की इनकम ले रहे हैं और अभी एक बेबी अभी 10 महीने का ही है। अभी मैम एक एग्जांपल लेना चाहूंगी, सबसे बड़ा
एग्जांपल, हम लोग तो फ्री वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर के अंदर है, घर के अंदर बच्चा कहीं भी घूम रहा है, कैसे भी कर रहा है। अक्षय मैम का बच्चा देखा है, वो कब से सेमिनार कर रही है, वो कभी नोएडा में सेमिनार कर रही है, कभी कहीं सेमिनार कर रही है, कभी कहीं सेमिनार कर रही है, कभी कहीं सेमिनार कर रही है। बच्चे के साथ दुबई घूमने के लिए गई थी, और मैंने देखा पूरे पूरे दिन बच्चा घर के बाहर है और आराम से कंफर्टेबल है ना। तो हम तो फिर भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर बैठ के कर रहे हैं, बच्चों को सुलाने के लिए हमारे पास में बेड है, बच्चों को खिलाने के लिए किचन है, सब कुछ हमारे पास में है। और जो ऑफलाइन में कर रहे हैं वो बच्चों के साथ काम कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो आप उनसे इंस्पायर होइए, क्योंकि वो छोटे बच्चे के साथ में जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से फॉरेन ट्रिप पे भी जा रही हैं, सारे काम कर रही हैं, और हर एक सेमिनार में बच्चे को लेके जा रही हैं, हर जगह जा रही हैं, बिजनेस ऑफलाइन सारा बिजनेस कर रहे हैं छोटे बच्चे के साथ में। यस मैम। और क्योंकि बहुत सारे लेडीज का ये भी कहना है कि बच्चे ही उनका भय है, अगर वो आज जो भी मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए इनकम की अच्छी लाइफस्टाइल कर सकते हैं, अगर कल को आने वाले टाइम में अगर बच्चा को रोजगार नहीं मिलेगा तो अपनी आइडिया भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अर्चना मैम है, उनके 2 बेटे, एक बेटा कामयाब है, एक बेटा अभी स्टडी कर रहा है, तो उनका भी ये कहना है कि अगर मेरा बेटा कामयाब नहीं हुआ तो मैं मेहनत करके उनको आइडिया ट्रांसफर कर सकूं। तो आज वो लगता है अगर आपने वाई क्लियर अच्छे से करा, अपना वाई बना लिया तो आप क्लियर कर सकते हैं अपनी कॉल। हाँ, आई ट्रांसफर क्या, देखो आई ट्रांसफर तो एक बच्चे के नाम पे होगी। अगर हम बिजनेस के अंदर रहेंगे तो हम इतने सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं, क्या अपने बच्चों को गाइड नहीं कर सकते? इस बिजनेस के अंदर बुला सकते हैं, यहाँ से वो भी रोजगार ले सकते हैं, अच्छा खासा पे आउट ले सकते हैं, और इस बिजनेस से जो पैसा कमाया जाएगा उससे भी तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो है कि जब आप बिजनेस करोगे तो रास्ते हजार खुलेंगे, और जब बिजनेस नहीं करोगे तो शायद रास्ते खुलेंगे ही नहीं। ये भी पॉसिबिलिटीज है। थैंक यू सो मच मैम। एंड वाई से याद आया मैम कि हम आपका वाई जानते कि हमने सुना है हर मीटिंग्स में जो सक्सेस से रिलेटेड होती है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। तो आपकी सक्सेस का क्या वाई है? कहते हैं रिटन गोल बहुत जल्दी हासिल होते हैं, तो क्या आपने रिटन गोल बनाए थे? गोल्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? हाँ जी, जैसे कि जब मैंने बिजनेस शुरुआत की थी और जब मैंने जूम सेशंस देखना स्टार्ट किया था, तो जूम सेशंस में वो गोल सेटिंग करना सिखाया गया था कि शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, तो मैंने अपने गोल्स रेडी किए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल्स मैंने भी अपने रेडी किए। उस टाइम में मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं थी, है ना, ये नहीं पता था कि हम कितना पैसा कितने टाइम में अर्न कर सकते हैं, ये मुझे आइडिया नहीं था कि हम कितना पैसा कितने टाइम में अर्न कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही जो मुझे छोटा मोटा आइडिया था उससे आधार पर मैंने गोल सेट कर दिए। मैंने पहले साल का जो गोल बनाया था वो बनाया था 10,000 रुपए इनकम, कि जब मेरा 12 महीना हो तो 10,000 की इनकम मुझे आ जाए। पता है, रिटन गोल्स में पावर होती है, रिटन गोल्स मैजिकल होते हैं, इसका प्रमाण है मेरे पास में। 10,000 का बनाया था और मेरी जो इनकम थी वो थी 8,000, यानी कि मैं उस गोल के नजदीक पहुंच गई थी। तो मैंने जो दूसरा गोल रेडी किया था, जो हमारा मिड टर्म गोल होता है, जो 1 से लेकर 2 साल का होता है, तो उसमें मैंने 2 साल का जो गोल मैंने रेडी किया था उसमें मैंने इनकम लिखी 30,000। ठीक है, तो मेरी जो इनकम उस पीरियड में आई वो आई 32,000। तो मेरा 24वां महीना था, मेरी इनकम 32,000 थी, और तीसरा साल मेरी इनकम बहुत ज्यादा लिखी थी, बहुत ज्यादा इनकम लिखने वाली मैंने, क्योंकि नॉलेज ही नहीं थी। लेकिन ऊपर वाला है ना, हर व्यक्ति आता है ना कि पूरा करा दिया। इनकम को इतनी तेजी से दौड़ाया ऊपर वाले ने मेरी इनकम को इतनी तेजी से दौड़ाया कि गोल पर मुझे पहुंचा दिया। तीसरे साल में पता इनकम कितनी लिखी? पहले साल में 10,000 लिखी, दूसरे साल में लिखी मैंने 30,000, है ना। जबकि मुझे दूसरे साल में अभी ये एग्जांपल बैठी है हमारे सामने, ये 2.5 साल के आसपास में लाख प्लस के आउट पे है, कुछ और लीडर्स भी हैं जो 2.5 साल के लाख प्लस के आउट पर है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लाख लिख सकती थी 2 साल में, मैं आपको यही बताऊंगी कि 2 साल में आप 1 लाख की इनकम लिखें, तो 2 साल में 1 लाख की इनकम पॉसिबल है। मुझे नहीं आइडिया था, तो मैं 30,000 लिखती, मुझे 32,000 आ गई, और तीसरे साल की इनकम थी मैंने बहुत ज्यादा लिख दी, क्योंकि मैं लिखती थी ना, और रिटन गोल्स में पावर होती है, मैजिक होता है, तो लिखती थी ना मैंने। इस वजह से भगवान ने मुझे, है ना, इतनी तेज दौड़ाया कि 30,000 से 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने मुझे पहुंचा दिया 2,85,000 पे। तो मैं 3 लाख लेके बैठी थी, 3 लाख लेके बैठी थी, इसलिए उन्होंने मुझे 2,85,000 के अकाउंट पहुंचा दिया। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, 3 लाख की इनकम मेरे अकाउंट में आ गई थी। वैसे तो मेरा जो तीसरा साल कंप्लीट हुआ था वो हुआ था जुलाई महीने में, तो मैं जुलाई में ज्वाइनिंग हूँ, लेकिन अप्रैल के महीने में कंपनी ने कुछ हमें एक्स्ट्रा इनकम दी थी। पता नहीं किस चीज की इनकम दी थी हमें एक्स्ट्रा, कुछ हमें एक्स्ट्रा इनकम दी थी, जिसकी वजह से उस महीने में मेरे अकाउंट में 3 लाख क्रेडिट हुए थे, 3 लाख अप्रैल के महीने में। मतलब तीसरा साल कंप्लीट होने से पहले की बात है, अप्रैल का महीना पहले आता है, जुलाई बाद में आती है, तो वो भी कंप्लीट हो गया था। 3 लाख लिखे थे ना, तो अकाउंट में 3 लाख आ भी गए थे अप्रैल के महीने में। उस महीने में मुझे गोवा का ट्रिप भी मिला था, गोवा घूमने के लिए गई थी अप्रैल के महीने में। फिर जुलाई महीना आया, तीसरा साल कंप्लीट हुआ और मेरी इनकम 2,85,000 तो लिखा हुआ था, जिससे भगवान ने मुझे बहुत तेजी से दौड़ाया, बहुत तेजी से। और अभी मुझे 5 इयर्स कंप्लीट हुए, और 5 इयर्स कंप्लीट होते ही मैंने जो लिखा रखा है मेरे वो भी बहुत जल्दी पूरा होगा। फिर मैंने लिखा था मुझे 5 इयर्स प्लस हो जाएंगे, तो मुझे यही चीजें प्लस में आई। और मैंने देखा होगा कि 2 सालों में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 5 इयर प्लस में लिख रखा था ना वो चीजें मैंने 5 ईयर प्लस में लिख रखी थी। इस वजह से मेरे 2 साल तक वो चीजें अटकती रही, कार अटकी पड़ी रही, क्योंकि उस पीरियड में लिखी हुई नहीं थी, और मेरा फॉरेन ट्रिप भी अटका पड़ा रहा, क्योंकि उस बीच में वो लिखा हुआ नहीं था। लेकिन 5 ईयर प्लस में मुझे लिखी हुई थी, तो जैसे ही मुझे 5 ईयर्स के नजदीक पहुंची ना मैं, वैसे मेरा दुबई ट्रिप हो गया, क्योंकि लिखा हुआ था, वैसे मेरी कार हो गई, क्योंकि लिखी हुई थी। तो 5 ईयर्स प्लस होते ही वैसे मेरे 26 जुलाई को 5 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, 22 जुलाई को मेरा दुबई ट्रिप हो गया, ठीक है। और 9 अगस्त को मेरी कार हो गई, क्योंकि प्लस में लिखी हुई थी, 5 ईयर प्लस में लिखी हुई थी, ठीक है ना। और इनकम भी लगभग वहां तक हम पहुंच लिए जो लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने 5 ईयर प्लस कर दिया था ना, इस वजह से। सो रिटन गोल्स जल्दी कंप्लीट होते हैं, लिखना जरूर, और उस बात पर विश्वास करना, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कि हाँ मैं कर लूंगी, हाँ मैं कर लूंगी, हाँ मैं कर लूंगी, जब ये कर सकती है मैं भी कर लूंगी, ये कर सकती है मैं भी कर लूंगी, ये कर सकती है मैं भी कर लूंगी। जब टीम नहीं बन रही है तो बोलो थैंक यू सो मच, गॉड की मेरी टीम बहुत तेजी से बन रही है, थैंक यू सो मच, गॉड की मेरी टीम बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स ज्वाइन कर रहे हैं, मेरा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है।
ये आप सुबह शाम बोलो। अपलाइन के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना रखो, अपलाइन को थैंकफुल, अपलाइन प्रति भले ही आपकी उनसे नहीं बनती है, लेकिन उनका निरादर आप नहीं करोगे, उनके प्रति आप ग्रेटिट्यूड की भावना रखोगे, उनकी हर एक छोटी हेल्प के लिए आपको थैंक यू बोलोगे, मुंह पे बोल दो, पीठ पीछे बोल दो, कैसे भी बोलो, लेकिन बोलो, उससे बरकत आती है, बरकत आती है, ठीक है। और जो लोग नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं, अपलाइन के प्रति थैंकफुल नहीं होते हैं, वहां पे आपका डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, अफर्मेशंस का यूज करें, थैंक यू का यूज करें, ग्रेटिट्यूड का यूज करें। थैंक यू सो मच भगवान जी मोदी के जैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए, थैंक यू सो मच भगवान जी मेरे साथ बहुत अच्छे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच भगवान जी मेरा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, मैं यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ रही हूँ, मेरे क्लाइंट बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, पीठ पीछे भी उनकी मतलब बुराई ना करें। अपलाइन की बुराई कभी डाउनलाइन के सामने गलती से मत कर देना, नुकसान आप उठाओगे, फ्यूचर में पता चलेगा कि आपने क्या नुकसान उठाया, फ्यूचर बताएगा आपको। अपलाइन की बुराई कभी भी डाउनलाइन के सामने मत करना, किसी भी डाउनलाइन की बुराई कभी डाउनलाइन के सामने मत करना। प्रॉब्लम आ रहा है तो चैलेंज आ रहा है, अपलाइन के साथ शेयर करो, अच्छी बात है, डाउनलाइन के साथ शेयर करो। क्रॉस लाइन की बुराई क्रॉस लाइन से कभी मत करना, क्योंकि ये समझ, ये जो बुराई वाला सिस्टम है ना, ये आपको आने वाले 6 मंथ में, साल भर में आपको बता देगा कि आपको क्या नुकसान हुआ, तो ये कभी ना करें। हमेशा ग्रेटिट्यूड का यूज करें, अपलाइंस की तारीफ करें, ठीक है, थैंकफुल रहें अपलाइंस के प्रति, ऐसा करने पर बरकत होती है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम कि आपने जैसे नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप एंजॉय करे हैं, आपने एक लग्जरी कार ली है, और ये सारा आप हमें बताइए कि कार ली है तो कितने की ली है, कैसा लगा आपको कार अचीव करके, और नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप एंजॉय करके कैसा लगा एक्सपीरियंस हमें, जैसे हमें महसूस हो कि हम भी फॉरेन ट्रिप में बैठे हैं या वहां घूम रहे हैं, तो जो आपको मिला हमें बताएं, और हाईएस्ट पे क्या रहा। देखिए अगर मैं नेशनल ट्रिप की बात करूँ तो जब मैं गोवा गई थी, मैंने बहुत एंजॉय किया था, मुझे बहुत मजा आया, ठीक है। उसमें मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी थी, क्योंकि वो लोग की रियलिटी भी यही है, एंड मेरे फैमिली के मेंबर्स फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठे थे, तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था। एंड 5 स्टार होटल था, 5 स्टार होटल में मैं ठहरती रहती हूँ, पहली बार नहीं था 5 स्टार में ठहरना, लेकिन फ्री में 5 स्टार में ठहरना पहली बार था, ठीक है। तो उसके बाद मैं बात करूंगी अपने दुबई ट्रिप की, तो उसमें मुझे आनंद ही आ गई, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं विदेश यात्रा में गई थी, पहली बार किसी दूसरे देश को मैंने देखा था, तो वो एक्सपीरियंस भी बड़ा शानदार था, है ना। और वहाँ पे हमने खूब मजा किया, खूब फन किया, बड़े बड़े लीडर्स से मैं वहाँ पे मिली, एक साथ बहुत सारे लीडर्स, मैं मतलब एक साथ लीडर्स के साथ मैं मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो हमारा दुबई ट्रिप भी बहुत ही शानदार रहा, और अपने घर की पहली महिला बनी जो विदेश यात्रा पे गई थी। एंड हाउस वाइफ ना, हाउस वाइफ तो एज अ हाउस वाइफ ज्यादा अच्छा लगता है, बड़े अचीवमेंट्स मिल जाए, इतनी मतलब घर बैठे इतने बड़े अचीवमेंट्स मिल जाए, तो हाउस वाइफ को अच्छा लगता है कि आप एक बड़ी इनकम एंजॉय कर रहे हो, फॉरेन घूम रहे हो, फैमिली को लेकर जा रहे हो, नेशनल ट्रिप पे जा रहे हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो पहली महिला बनी, उसके बाद में फिर बारी आती है कार की, तो कार अचीव करके मुझे बहुत ही मजा आया, वो भी एज अ हाउस वाइफ, क्योंकि घर बैठ के किया सब कुछ, ऐसा तो नहीं मतलब बाहर गई हूँ, घर बैठ के मैंने कार अचीव कर ली, और वो भी इतनी लग्जरी कार, 30 लाख की कार है, एक्सयूवी 700, साइज काफी बड़ा है, कलर बड़ा शानदार है, और अंदर का जो इंटीरियर है वो भी बहुत शानदार है। जब उसमें बैठने वाला तरह की फीलिंग आती है, सुखविंदर जी तो बैठी हुई है मेरे साथ में। कार में चलिएगा, मैंने दुबई में घुमा दीजिए, क्योंकि आपने वहां पे कहां घुमाई करी, और कैसे कैसे करा, डांस भी करा, की वीडियोस आई ऐसे नहीं, मैंने बहुत डांस किया, किसी को नहीं निकला होगा अपना। हम वहाँ गए, जाते ही हमें जैसे वेलकम ड्रिंक्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है, वो की गई, फिर हम रूम में गए, रूम में काफी लग्जरी रूम था, मैंने आप सब लोगों के साथ उसको वीडियो भी शेयर किया था। उसके बाद फिर हम कंपनी ने हमें घुमाया, बसेस भी लग रही थी घुमाने के लिए, तो फर्स्ट डे शायद फर्स्ट डे हमें गोल्डन ट्रेन घुमाया था, और आसपास का जो एरिया है वो घुमाया था। सेकंड डे भी हमें कंपनी घुमाने के लिए ले गई थी, बुर्ज खलीफा और बहुत सारी जगह घुमाया था। एंड थर्ड डे मीना बाजार था, तो मीना बाजार तो हम गए नहीं, बुर्ज खलीफा को अंदर से देखने के लिए गए थे। एंड फोर्थ डे गोल्ड घुमाया था, ये वाली रेक मैंने दुबई से परचेज की, ये वाली वॉच मेरे हस्बैंड की, सॉरी वो वॉच उठा देना, ये एप्पल वॉच मैंने दुबई से ही ली मेरे हस्बैंड के लिए, एंड एक और एप्पल वॉच मैंने ली थी। तो देखो पैसा होता है तो फिर कुछ भी हम परचेज कर सकते हैं, तो ये मैंने 2 एप्पल वॉच वहां से ली थी, मैंने वहां पे शॉपिंग खूब सारी की, खूब सारी शॉपिंग की, ये मैंने अपने लिए ली एप्पल वॉच, ये मेरे हस्बैंड के लिए एप्पल वॉच, है ना, और ये भी मैंने परचेज की। चला ड्राइव नहीं हुई थी, हाँ वो चलाया था मैंने, बाइक राइड चल की थी मैंने वहाँ पे, बाइक राइड में बहुत मजा आया था, बहुत फन किया था। मुझे ये था कि वो रेतीला एरिया था ना, तो हम गंदे हो गए थे दौड़ के, लेकिन मजा खूब किया था हमने, बाइक राइड की थी, तो लगा कि हमने बहुत फन किया, बहुत। मैं डांस की बात करूँ, जब डीजे स्टार्ट हुआ ना, वहां से मैं स्टार्ट हुआ, जब एंड हुआ वहां में स्टॉप हुई, एक अंकल मुझे कहते बैठ जा, थकी नहीं है कि मैंने थकी, तो मैंने शुरू से लेकर एंड तक डांस किया था, शुरू से लेकर एंड तक, तो बहुत मजा आया था दुबई ट्रिप में, तो बहुत फन किया हमने। एंड अलग-अलग रेस्टोरेंट्स में हमें खाना खिलाया गया था, कभी किसी में जा रहे हैं, 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 तो वो भी हमने खूब एंजॉय किया, फूड भी हमने खूब एंजॉय किया। और नेक्स्ट अचीवमेंट कार की, तो वो तो बहुत ही शानदार है। ओके, और मुझे कार चलाना पसंद है, मुझे कार पसंद है एक्चुअली, मेरा क्या कि सोशल ड्रीम था कार ड्राइव का, एंड सोशल ड्रीम था मेरा पर्सनल कार होने का, है ना। सो कार ड्राइव तो मुझे बहुत लंबे समय से आती है, बट पर्सनल कार नहीं थी मेरे पास, आज मेरे पास पर्सनल कार भी है, वो भी ज्यादा कार कितनी की है मैम अपनी मोदी के से फ्री, क्या कितनी की कार ली है मैम अपनी मोदी के से फ्री, 30 लाख रुपए की कार मैंने ली है ना, और एक्चुअली 700 है, और ज्यादा तो उसके साथ मैं ज्यादा उसके बारे में बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी मैंने उसको इतना ज्यादा ध्यान से देखा नहीं है, अभी हाथ ही नहीं लगाया, अभी तो मैं मेरे हाथ जो आई वो पुरानी कार ही आई नहीं, अभी आई नहीं है, अभी नहीं, मेरे हस्बैंड के हाथ में थी, चालू क्रैश हो गई है, तो वही पड़ी महिंद्रा में। तो अब लीडर्स अब जितने भी मेंबर्स मीटिंग में बने हुए हैं, एक बार चैट में बताइए, अभी तक सुन के
क्या ड्रीम पूरी करना यहाँ पे मुश्किल है? चैलेंजेस से भी अपने को इनसे पूछ लेते हैं कि जब आप काम अचीव करोगे तो आपको कैसा लगेगा एज अ हाउसवाइफ? पहले ये सोचते थे आपको लगता है कि यहाँ पे अपने ड्रीम्स फुलफिल करना टफ है। ये चैलेंजेस मैम के सामने भी आए थे, अरे अभी तो कुछ चैलेंजेस आपके सामने बताए भी नहीं है, इतने चैलेंजेस आए हैं, लेकिन उसके बावजूद मैम तो बड़ी की काम करती थी, तो आज हाईएस्ट पे आउट आप देख सकते हैं 4 लाख के करीब हो चुका है। इनकम आपको पता चल गई और कार 30 लाख प्लस की कार ले चुकी है। अभी घर भी मैम लेने वाले मोदी के बिल्कुल फ्री हाई रोड का, और नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप की शुरुआत हुई है। आगे तो पता ही है कि सारे ड्रीम्स फुलफिल होते जाएंगे। तो क्या आपके लिए पॉसिबल है